हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भैया आप सभी? आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? एक बात कंफर्म करा दीजिए। आज फिर हमारा जो मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो सेशन है करने वाले हैं। दोस्तों, कल का सेशन आपने देखा, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित हमने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे समझा। और जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन में कई कई बातें हमने दी है। एक बात मैं कल भी बोली थी, आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि असली गेम जो है ना, क्वेश्चन को समझने का है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे आप उनको एक लिमिटेड से शब्दों में आप उसको पिरोना है आपको। असली गेम ये है, बस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। अगर ये गेम आपको आ गया तो आप अलग है और उसे आप अलग कर रहे हैं। कहां पे हमें जो है प्रेजेंटेशन की जरूरत है, यानी कि मैप की जरूरत कहां पे है, कैसे हमने उसका यूज करना है, ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। किस तरीके से आंसर आपको लिखना है। तो आज फिर उसी प्रकार से वो मेंस का जो आंसर राइटिंग सेशन, जो कल हमने दो क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के पढ़े थे, आज भी उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैंने कल आपको ये दोनों क्वेश्चन दिए थे, एक दिन पहले मैं आपको दे देता हूं कि क्वेश्चन को करने हैं, आपने अपने क्वेश्चन को ग्रुप में भेजने हैं। वहां पे आपका एक पीयर रिव्यूड आप लोगों को हो जाता है, आपस में बहुत सारे आंसर आप लोगों के इकट्ठे आपको मिल जाते हैं। तो वहां पे ये भी देख सकते हैं कि भाई किसने क्या किया, रचना ने क्या लिखा, परमजीत ने क्या लिखा, रितु ने क्या लिखा, सुनील ने क्या लिखा, और जो स्टूडेंट है किसने क्या लिखा है। तो उनका मतलब है कि आपका ये चीज बन जाएगा विजन, अच्छा ये ऐसा लिख रहा है ना। सबका अपना अलग अलग माइंड सेटअप होता है, क्योंकि देखो कॉपी पेस्ट तो इसमें कुछ होता नहीं आंसर राइटिंग में ना। ये सारा गेम ही जो है यहाँ पे माइंड का गेम होता है। अगर माइंड का कोई यूज करेगा इसमें तो निश्चित तौर पे चीजें यूनिक, एकदम बिल्कुल अलग चीजें यहाँ पे निकल के आएगी। अगर माइंड डायरेक्ट रटेंगे, रट्टा मारेंगे, वहां पे रट्टा चेपेंगे, तो उनको भी पता है कि यार ये मजे वाली चीज नहीं है, इनको समझ नहीं है, समझ आने चीज नहीं है। तो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं और फिर आप लोगों को वो प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है आज के सेशन की। ठीक है भाई, शुरू करें? मिल गई परमिशन? ठीक है भाई, ओके ज्योति। चलिए देखिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है ये हमारा लर्न हिस्ट्री बाय आंसर। ये नंबर है कि विभिन्न महत्वपूर्ण हड़प्पा उत्खनन स्थलों की पहचान करते हुए उनके महत्व का उल्लेख करें। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या नई बात है। हड़प्पा जो साइट, जो हड़प्पा की कुछ जो साइट है उनका जो हमने एक्सकावेशन किया है, उत्खनन जो किया है, उनकी पहचान करनी है, उनके बारे में हमने बता देना है। आपके दिमाग में ये चीजें चली होगी, आपने मुझे आंसर भेजा आप लोगों ने, उसमें भी आपने कुछ साइट्स उठाई, उन साइट से संबंधित जो जो फैक्ट मिल रहे हैं वहां से उनको उनके साथ में लगाया, और लगाने के बाद में आपने भेज दिया ग्रुप में। थोड़ा सा बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है आपने। मानता हूं कि फैक्ट आपको पता है, कैसे करना था एक एक चीज को यहां पे देखिए। पहले सबसे पहली बात है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखते हैं कि दशकों के अनुसंधान से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 1000 से अधिक स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे स्थल तो 1000 से ज्यादा है जो हमारी जानकारी में आए हैं, लेकिन खुदाई सभी की नहीं हुई है कि जहां भी जानकारी मिल गई वहीं जाके उसकी खुदाई शुरू कर दी ना। खुदाई जो हुई है लगभग अभी ऐसे 97 स्थल है जिनकी अभी तक खुदाई हो चुकी है पिछले दशकों में, है ना। हम मानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा हमें ऐसी साइट्स हमें मिलती है, उत्खनन हुआ पंजाब के अंदर, है ना। गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा उत्खनन हुआ है, हरियाणा में बहुत सारी साइट्स मिली है, पश्चिमी यूपी में लेटर हड़प्पा पीरियड की बहुत सारी साइट्स हमें मिलती है। तो ऐसे 97 स्थल है, 97 स्थल है जहां से हमें इनकी जानकारी अभी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमें कौन कौन सी साइट्स यहाँ पे हमें लेनी है। जब बात दोस्तों साइट की आती है, आप सारी साइट तो 97 की 97 साइट तो इस एक आंसर में आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ जो प्रोमिनेंट जो साइट है हमारी इससे सिविलाइजेशन से संबंधित रही है उनको लेना है, उनसे संबंधित चीजों को उठाना है, उन चीजों का एक अपना विजन उसके अंदर दृष्टिगोचर करना है कि भाई ये क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ये चीज मिली है तो ये इंपॉर्टेंट क्यों थी, उस चीज को यहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है। बात समझे मेरी आप? कि जैसे कि हमने पहली साइट उठा ली हड़प्पा। हड़प्पा पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही हमारा मिला है। देखिए आपको पता है कि हड़प्पा जो साइट है हमारी, उधर अफगानिस्तान से लेकर और इधर पश्चिमी यूपी में मेरठ आलमगीरपुर तक है, इधर जम्मू से लेकर इधर दक्षिण में दायमाबाद तक ये हमारी मिलती है साइट, है ना।
तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पंजाब, तो पंजाब में जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ से भी मिला, और जो पाकिस्तान में भी पंजाब है उस क्षेत्र से भी हमें मिली है। तो आप पता है कि हड़प्पा सबसे प्रोमिनेंट साइट है, इन्हीं के नाम पे हमने इस सभ्यता का नाम भी फिर हड़प्पा ही रख दिया, क्योंकि सबसे पहली बार जानकारी मिली थी इनकी ना। तो हमने क्या करेंगे, जिन साइटों के बारे में हम यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, तो हम ये बता देंगे कि इनकी खुदाई, इनका जो उत्खनन है या जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई, एक शब्द में हम इन चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख कर लेंगे। तो मानू यहाँ पे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे उत्खनन हुआ है 1921 में। 1921 में, इससे पहले कन्निगम मौर्य वगैरह द्वारा इनके यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आई थी, लेकिन वो विस्तृत, वो आगे जो बढ़ने वाला काम है वो वहाँ उनके द्वारा नहीं किया गया। ये दयाराम साहनी ने 1920-21 की घटना है, 20-21 की घटना है, जब ये यहाँ पे ये जानकारी हमें मिली दयाराम साहनी के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे, तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे, है ना, मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध नदी के किनारे। यहाँ पे अब आप कहेंगे कि जो हमने कम से कम 30-40 बातें हड़प्पा से मिली है, क्या सारी की सारी बातें यहाँ पे हड़प्पा वाली ऐड करेंगे ना, छट नहीं करनी है ना। आपके पास में फैक्ट बहुत है, फैक्ट को छान छान के लिखना है, इसमें छान के करेंगे तो तब जाके बात बढ़ेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे वाली मर्ण मूर्ति मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे वाली मर्ण मूर्ति मतलब कि मिट्टी को पकाकर जो मूर्ति बनाई गई है, उसमें क्या, इससे क्या जानकारी मिल रही है, क्यों मैंने मेंशन किया इसको कि स्त्री के गर्भ से निकलती हुई मर्ण मूर्ति यहाँ पे मिली है। इसका मेंशन इसलिए कर रहे हैं कि मार्शल ने इसको पृथ्वी माता की संज्ञा दी है, और इससे आइडिया ये लगाया जा रहा है कि अगर यहाँ पे ऐसा है कि ये जो मर्ण मूर्ति मिली है हमारे यहाँ पे गर्भ से निकलती हुई, इससे ये आइडिया लगा रहा है कि हड़प्पा जो समाज हमारा वो एक प्रकृति मूलक समाज है, वो नेचर को पूजता है, नेचर को वो मानता है, इससे आइडिया लगाया जा रहा है ना। समझे मेरी बात को आप, जो मर्ण मूर्ति है उससे क्या आइडिया लगाया कि समाज प्रकृति मूलक है। दूसरी बात कि प्रत्येक घर से शौचालय के अवशेष मिले हैं, शौचालय के अवशेष मिले हैं हड़प्पा से। तो अगर हमारे जो ये स्वच्छता अभियान चलाया गया, हर घर शौचालय चलाया गया, तो इसका क्या इंटेंशन होता है, क्यों सभी घरों में मतलब अभी सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में शौचालय का निर्माण किया गया है, इसका इसका इंटेंशन क्या है। इसका इंटेंशन यही तो है दोस्तों कि भाई यहाँ पे जो है स्वच्छता को लेकर है ना, कि भाई चीज़ें, तो स्वच्छता की ओर सचेत है मामला, इसलिए यहाँ पे अवशेष ये हमें मिल रहे हैं कि स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी बात है कि विशाल अन्नागार के अवशेष मिले। देखो अन्नागार सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा से नहीं मिले हैं, अन्नागार लगभग 2-3 साइटों से हमें मिले हैं, तो अन्नागार हड़प्पा से भी मिले हैं। तो अन्नागार के अगर यहाँ पे हमें अवशेष मिल रहे हैं, तो इससे ये मिल रहा है कि हमें मेसोपोटामिया में भी लगभग ऐसी प्रणाली हमारी सेम मिल रही थी, तो हमें चीज़ें हमें पता चल रही है, मतलब हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो हमने बात कर ली। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, ये बात कहाँ पे इंगित होती है, क्या मतलब इसका इंटेंशन क्या है। अगर पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये लोग, इक्का गाड़ी है, मान लिया वो हो सकती है वो जुती हुई तो है नहीं कि उसमें आगे कुछ हमने मिला है, बस गाड़ी मिली है, कि हो सकता है मनोरंजन का साधन हो सकता है कि साथ साथ में धातु शिल्प से वो अवगत हो, क्योंकि भाई हमें पीतल की है तो धातु की जानकारी उनको है। तो मतलब कि 4 फैक्ट ऐड किए मैंने इसमें ना, 4 फैक्ट ऐड किए। एक मर्ण मूर्ति मिली है स्त्री गर्भ से निकलती हुई, तो यानी कि प्रकृति पूजक समाज हमारा है। दूसरी बात शौचालय मिला है, तो यानी कि वो समाज स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी बात है कि अन्नागार के अवशेष मिले हैं, ऐसे ही मेसोपोटामिया से भी मिला है, तो हमारा लेन देन चल रहा है। चौथी बात इक्का गाड़ी मिली है, यानी कि पीतल की है, यानी कि उनको धातु की जानकारी है, साथ में मैं कहूँ आपको मनोरंजन का साधन भी उनके लिए हो सकता था। हमने पता है कि भाई मनोरंजन उनका होता था, वो मनोरंजन उनके समाज के अंदर हुआ करता था। यहाँ फैक्ट बहुत सारे हैं, यहाँ पे समाधान वाला फैक्ट भी आप ले सकते हैं, है ना, समाधान। लेकिन वो समाधान वाला फैक्ट के संबंध में मैंने कल चर्चा आप लोगों से कर ली थी कि जो 3 प्रकार के समाधान आते हैं। दूसरी बात, ये तो ये हड़प्पा की। दूसरी बात आती है मोहनजोदड़ो। असली कहानी ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, असली कहानी ये है दोस्तों कि फैक्ट सभी को पता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूलो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, बनावली, राखीगढ़ी, देसलपुर, कहाँ से क्या मिला है, बात है कि लिखे कैसे, उनको शब्दों में पिरोए कैसे, बस असली कहानी है। इस पे थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दो, है ना। अगर इस पे ध्यान दे रहेंगे ना तो हम निश्चित तौर पे आप औरों से अलग कर पाएंगे आप, है ना, पक्की बात है भाई। तो कौन कौन स्टूडेंट है मैं एक बार देख लेता हूँ, नजर लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं ओके। तो यहाँ पे बात आ गई। अब बात आ गई मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे है।
और इसकी खोज किसने की? तो अगले ही साल कर दी थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। थ्योरी में मैंने इनके सबके फोटो भी दिखाए थे। ये रखालदास बनर्जी है, ये जो है दयाराम सानी है, ये सर जॉन मार्शल है, ये कन्निगम महोदय है, सबके फोटो दिखाए थे। तो फोटो इमेज याद होगी, यहाँ पे कट था उनके ना, याद है कुछ? तो मोहनजोदड़ो, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो सबसे प्रोमिनेंट नगर है इस सभ्यता के। पिगट महोदय ने तो इनको जुड़वा नगर भी बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आप सोच रहे होंगे कि ये आसपास होंगे हमारे, नहीं भाई, ये कई सौ किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में, 500-600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर भी इनको जुड़वा नगर बोला गया है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि मोहनजोदड़ो से भी हमें बहुत सारी चीजें मिली है जानकारी के, तो क्या क्या चीजें ऐड करें मोहनजोदड़ो वाले में? तो जो जो चीजें ऐड करनी है वो देख लो कि 7 क्रमिक स्तरों की प्राप्ति हुई है, 7 क्रमिक स्तर की प्राप्ति हुई है। इससे क्या आइडिया लगाया जा रहा है आपको? अगर मोहनजोदड़ो से 7 क्रमिक नगर मिल रहे हैं, इससे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि वो नगर कई बार उजड़ा, कई बार बसा। आप मोहनजोदड़ो का जब शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, मतलब निकलता है मृतकों का टीला, है ना? और इससे क्या है कि कई यहाँ पे स्तरों की खुदाई हुई है, कई बार बसा, कई बार उजड़ा। तो इससे चीज से जानकारी आपकी लगती है। दूसरा है कि वहां से स्नानागार मिला है, वहां से धार्मिक अनुष्ठान के लिए सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान मिला है। ये किस चीज के लिए इंडिकेट कर रही है? चाहे विशाल स्नानागार हो या वो सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान हो, ये कहाँ पे इंडिकेट कर रही है? तो ये इंडिकेशन जो है इनका, ये कर रहा है कि मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। देखो दोस्तों, मैं स्नानागार की बात कर रहा था, तो स्नानागार आप देखेंगे भव्य इमारत हुआ करती थी इनके समय में, वहां पे ना भव्य एक स्ट्रक्चर थी, निर्माण कार्य था, प्रॉपर उसमें सीढ़ियां थी उतरने के लिए ना, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा से सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था, है ना? फिर उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था भी उसमें थी। तो यानी कि यार बढ़िया स्नानागार था, स्विमिंग पूल था उस समय। तो यार मार्शल क्या, कोई भी कह सकता है कि आज से कई हजार साल पहले अगर ऐसा स्विमिंग पूल मिल रहा है तो वो विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कार्य है। तो ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहता है कि भाई यहाँ पे सर जॉन मार्शल बात कहते हैं, स्नानागार मिलता है, धार्मिक अनुष्ठान मिलता है। तीसरी बात, एक विशाल भवन मिला है, विशाल भवन मिला है। तो विशाल भवन मिला है, इससे क्या आइडिया लगाया जा रहा है? इससे आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पुरोहित लोग थे, मैंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ये कहा था आपको कि वर्ण व्यवस्था तो स्टेब्लिश नहीं हुई थी, बट ये कहा था कि पुरोहित क्षत्रिय वैश्य योद्धा वो सारी प्रक्रिया वो हमारी चली रही थी, पुरोहित क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली कहानी। तो यहाँ पे क्या है, पुरोहितों का महाविद्यालय हो सकता है, या हो सकता है कि निवास स्थान हो, पुरोहित वर्ग यहाँ पे रहते हो, तो इसका इंगित करता हो ये पुरोहित प्रभुत्व अवस्था के अंदर यहाँ पे हुआ करते थे। विशाल भवन के साक्ष्य हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको ना, जो चीजें मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ ना, तो वो ओरिजिनल सोर्स का यूज उसमें हो रहा है ना? आप कहीं भी क्लेम कर सकते हैं इस चीज को लेकर, है ना, कि ये फैक्ट कहाँ से, ये आप चीजें कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, क्लेम कर सकते हैं आप इस चीज को। बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद में वो नहीं है, गाइड बुक वाला प्रयोग नहीं है इसमें कि कोई गाइड बुक से उठाया और वो चीज, ना 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 भाई, चीजें तो ये फैक्ट तो सारी जगह मिलेंगे आपको, कोई भी उठा लो आप गाइड, हर जगह मिलेंगे। बात है समझ की, कि वहां पे चीजों को समझाया नहीं गया। मान लिया यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ग्रिड पैटर्न सड़क है, तो एक शब्द में लिख दिया कि भाई उत्कृष्ट नगर नियोजन है ना। अगर सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही है, राइट एंगल पे काट रही है, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल वेल, हमारा जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, है ना, तो एकदम बिल्कुल वेल सेटल्ड थी। तो इसका मतलब ये हुआ कांस्य की नर्तकी हमारी मिली वहाँ पे, वो दिखाया ना मैंने, अगर याद हो आपको, एक डांसिंग गर्ल का फोटो दिखाया था और थ्योरी वाली क्लास में, और उसमें मैंने कहा था कि एक महिला है, वैसे त्रिभंग त्रिभंग मुद्रा में वो खड़ी है, और एक हाथ वो कमर पे लगाई हुई है, एक हाथ में, पूरे हाथ में उसने कंगन डाले हुए, चूड़ी डाली हुई है, एक हाथ में यहाँ पे कुछ 2 कड़े यहाँ पे है, 2-4 कैमूर कैमूर बोलते हैं उसको, यहाँ पे डाले हुए हैं, है ना। तो कुछ मैंने ऐसी स्थिति के अंदर उस और डांसिंग गर्ल की फोटो दिखाई थी। तो कांस्य की एक नर्तकी मिली है ना, तो इसका मतलब क्या है कि लुप्त मौम पद्धति का ज्ञान हो गया इनको, है ना। ये लोस्ट वैक्स मेथड जो है यहाँ पे ये प्रयोग कर रहे हैं, इस चीज का ये जो है यहाँ पे इंडिकेट हमारा करते हैं। इसके बाद में कि जेनसन ने 700 से भी अधिक कुएं होने का आकलन लगाया, जेनसन ने 700 से भी अधिक कुएं होने का आकलन लगाया मोहनजोदड़ो से। तो ये क्या है, ये बताओ। जब आप लोगों ने नेट या मतलब किसी भी एग्जाम में अगर आप कोई बैठे हो, तो एक क्वेश्चन बहुत आता है
कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छी जो जलापूर्ति या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो जला ये कहाँ पे है, तो आप कहते हैं कि सबसे पहले तो सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो नाम से आता है, फिर धोलावीरा भी आता है कि ये जो वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है, ये जलापूर्ति की जो आवश्यकता वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। तो इससे क्या मतलब लगता है, अगर यहाँ पे कुएं मिल रहे हैं तो मतलब ये है कि जलापूर्ति ठीक है, हर तीसरे घर के बाद एक कुआं है, हर तीसरे घर पे एक कुआं मिल रहा है, तो यानी कि ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कितने फैक्ट ऐड किए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्ट ऐड किए। हर क्वेश्चन में मेरा मोटा मोटा आइडिया ये है कि मैं लगभग 250 से 300 वर्डों के अंदर आंसर को मैं इसका पूरा कंक्लूड करूंगा, है ना, 250 से 300 वर्ड, इसमें चीज़ों को निकालूंगा पूरा। इसके बाद में आ जाते हैं, इसके बाद में बात आती है चुनूदड़ों की। चुनूदड़ों, देखो चुनूदड़ों में अगेट, कार्नेलियन, एमथिस्ट और क्रिस्टल आदि कच्चे माल के अवशेष मिले। ये सारे कच्चे माल के अवशेष हैं। कई बार एक इतिहासकार के द्वारा ये भी कहा गया है ये औद्योगिक नगर है हमारा। कौन? चुनूदड़ो औद्योगिक नगर है। ये मन का बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे मिलती है, यानी कि शिल्प गतिविधियों का एक प्रमुख नगर है, औद्योगिक नगर है। कौन? आप कहेंगे चुनूदड़ो। 2 लाइन में कई सारी बातें ऐड कर दी है। अब दोस्तों मैप बनाना है, क्योंकि देखो हम बात हड़प्पा कालीन साइटों की कर रहे हैं, और हड़प्पा कालीन साइटों की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे आंसर तो इंडिकेट करना पड़ेगा, निश्चित सी बात है। वो मैप तो इंडिकेट करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और जब यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देंगे तो दोस्तों देखो, ये हल्का सा एक मैप, पूरे भारत का नक्शा नहीं बनाना है, जितनी जरूरत है उतना बना लो। अगर मान लिया आपको सातवाहन साम्राज्य का मैप बनाना है तो नीचे नीचे का बना लो ना भाई, महाराष्ट्र तक बना लो बस, नीचे नीचे का। आपको मान लिया वाकाटक का बनाना है, आपका जो है कलिंग का बनाना है, तो जितनी जरूरत है उतना बनाओ। पूरा भारत का वो नक्शा आपको नहीं आता है तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सीख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए जितना जरूरत है ना। तो आप देखो कि ये मोहनजोदड़ो है, ये आपका चुनूदड़ो है, ये आपका धोलावीरा है, ये आपका लोथल है ना, ये इधर आपका बनावली है, ये आपका जो है इधर कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है, ये हमारा चल रहा है भाई। तो ये मैप, ये महत्वपूर्ण जो हमने महत्वपूर्ण जो वर्ड्स है, मतलब महत्वपूर्ण जो हमारी साइट्स है, वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दी है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये आप शो हो रहे हैं, और मैंने देखा है कि आप में से जितनों ने आंसर भेजा है शायद किसी ने मैप का प्रयोग नहीं किया, या किया किसी ने? आप मुझे बताओ भाई, किसी स्टूडेंट ने मैप का प्रयोग किया है जिसने आंसर भेजा है? बताओ। इसके बाद में कालीबंगा, ये कालीबंगा राजस्थान के अंदर हमारी साइट है, और इसमें वो पूरे मैंने जाना है कि कहाँ पे कौन से जिले में, और वो सब है ना। हमने वो आपसे पूरी फैक्चुअल जानकारी नहीं ले रहा है एग्जामिनर, है ना, आंसर की कि भाई इसको सारे फैक्ट है, वो फैक्ट की जानकारी आपसे स्क्रीनिंग के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम से आपसे ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे जानकारी नहीं लेगा। तो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पे इनके द्वारा जानकारी दी गई। तो यहाँ पे क्या है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे द्विफसली बुआई मिलती है। आप एक बात बताओ यार, मैंने जब स्क्रीनिंग के मतलब आपको थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि इनको जुताई, बुआई, सिंचाई, मंडाई सारी चीज़ों की जानकारी थी। तो जब बात आई थी वहाँ पे खेती की, तो मैंने ये कहा था कि देखो हल की बात करते हैं तो हल तो हमें हरियाणा वाली साइड से मिला था, है ना, बनावली से। और जब हम बात करते हैं दो दो फसलों की जानकारी तो हम कहते हैं कालीबंगा से। अगर आप चीज़ें लगाओगे कि भाई देखो हम क्यों लगाते हैं दो दो फसल, हम मान लिया एक फसल की बुआई कर रहे हैं, एक फसल हम लगाई, हमने मान लिया जीरी लगाई, हमने जो है गेहूं लगाया, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके घर परिवार में जो खेती से जुड़ा हुआ होगा, है, तो आपने देखा होगा कि अगर इन्हीं के बीच में हम ये भी कई बार हम दूसरी भी फसलों को हम यूज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं भाई। बीच में खरबूजा आप लगा देते हैं, इधर मैंने देखा है कई जगह, कई ककड़ी लगा देते हैं, या खीरा भी कोई लगा देता है, या फिर जो है उसका जो है एक लेयर सिन लगा के प्याज कोई लगा देता है। ऐसे करता है कि नहीं करता है? करते हैं कि नहीं करते? तो ये क्या है, मतलब इससे तो डबल डबल फायदा है। यानी कि मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर वो जुते हुए खेत के साथ से यार द्विफसली यहाँ पे बुआई हो रही है, तो उनको ज्ञान हो गया था कृषि के क्षेत्र में, ये उनके कृषि के क्षेत्र में उनके प्रगति की पुष्टि ये यहाँ पे करते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर वो ग्रोथ जो है उनके यहाँ पे देखने को मिलती है भाई, ठीक है। ओके, खोपड़ी के अवशेष मिले हैं यहाँ से कालीबंगा। देखो मैंने कालीबंगा से कितने साक्ष्य मिले होंगे, मैंने सारे तो नहीं ऐड किए, मैंने मेन फैक्ट ऐड किया, दूसरा खोपड़ी के अवशेष, यानी कि कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा की पुष्टि यहाँ से हमारी होती थी। अगर खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है
कि शल्य चिकित्सा की पुष्टि इससे हो रही है भाई, ठीक है। इसके बाद लोथल, इसके बाद क्या है, लोथल है भाई। हाँ जी, क्या कह रहे परमजीत? इस सीजन का चना माने तो देखा है आपने को? अच्छा, सीजन का चना देखा है आपने? अरे यार, अगर हम राजा के बेटे होते हमारा आप, तो फिर यहाँ तैयारी कर रहे होते क्या? हमारा बाप जो है अगर कहीं बढ़िया मंत्रालय में बैठा होता या कोई बढ़िया ओहदे पे बैठा होता, फिर हम क्यों ही, है ना? समझ रहे बात है कि नहीं समझ रहे? तो हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? हम और आप सब मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा, और हम नहीं देखेंगे चना और जीरी और गेहूं और गन्ना और ये, तो और कौन देखेगा? और मुंबई से तो आएंगे नहीं भाई, अडानी अंबानी के बच्चे तो देखने नहीं आएंगे, उनको क्या पता है? उनसे दिखा देना, वो देख नहीं पाएंगे। अच्छा आप कह रहे, अच्छा आप कह रहे सरसों के साथ चना होता ही है, सरसों के साथ चना में सरसों का चने का तो मेल है भाई। अब सर्दियों में हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन गांव के अंदर कि क्या बना है, कहेंगे सरसों का साग, है ना? तो चलेगा लगातार, हफ्ते में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाएगा, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाएगा कि जब क्या बना है, साग बना है सरसों का। ठीक है, सभी के यहाँ होता है और अच्छा होता है, अच्छा होता है ना? तो बात करते हैं हम लोथल की, गुजरात के अंदर, है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण साइट है लोथल वाली ना, एस आर राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई है। देखो एक सीधे से वर्डों में इंगित कर दिया, डोकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं इस हेतु स्लुइस गेट व नहर की व्यवस्था। देखो एक वर्ड है ना ये स्लुइस गेट, आपके एग्जामिनर की अगर नजर पड़ गई ना इसके ऊपर, तो लगेगा कि यार आपको एकदम वो नहीं है, वो रट्टे वाली नॉलेज नहीं है, मतलब कि वो नहीं है कि कहीं गाइड बुक से पढ़ा आपने। डोकयार्ड के साक्ष्य आपको पता है ना, डोकयार्ड मिला है लोथल, बंदरगाह नगर है, भोगवा नदी के किनारे से मिलता है, और भोगवा नदी के किनारे से मिलता है, यानी कि यहाँ पे स्लुइस गेट के साक्ष्य हमारे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है नहर की व्यवस्था? इसका मतलब ये है कि देखो अगर बंदरगाह है तो यानी कि हमारा, और मैंने ये बात ही बताई थी कि ये कृत्रिम बंदरगाह था, आर्टिफिशियल था, तो जरूरत के हिसाब से पानी छोड़ा जाता था, जितनी जरूरत है उस हिसाब से पानी छोड़ा जाता था ना। तो एक वो आपने देखा होगा कई बार नहरों के अंदर, आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी नहरें हैं हरियाणा में, सब देन है फिरोज शाह तुगलक की, जो नहरें बड़ी बड़ी निकल के आई। तो वो आपने देखा होगा वो पानी को रोकने के लिए कि आगे कितना पानी पहुंचाना है ना, झरना टाइप आप उसको बोल देते हैं जो भी है। तो ये गेट होते थे, स्लुइस गेट होते थे। या वो मूवी देखी होगी आपने, तो पानी को रोक लेते हैं, वो आई थी, वो क्या नाम उसकी, अर्जुन की, आलू अर्जुन की, वो साउथ की मूवी आई थी वो, जिसमें वो ऐसे करता है, कौन सी मूवी थी वो, दिमाग से निकल गई मेरे तो। वो जिसमें वो व्यापार करता है, वो लकड़ियों वाला उसमें कैप्चर कर लेता है, पुष्पा। हम्म, पुष्पा। तो उसको एक वो जब आए चंदन की लकड़ी लेने के लिए, उसको पानी में फेंक दिया, तो और उसको फिर वो बैराज को बंद करवा दिया, बैराज को बंद करवा दिया। तो मतलब कि चीजें समझ गए ना? अब आप, हाँ अब आप मतलब इस पुष्पा से स्लुइस गेट का मतलब तो समझ गए ना? समझ गए? उसके बाद मतलब वो उसमें जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नहर की व्यवस्था भी होगी, छोटी मोटी नहर की व्यवस्था होगी। इससे क्या है कि डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं हमारे, लोथल से मिलते हैं भाई। इसके बाद में कि यानी कि इससे क्या मतलब चल रहा है कि अभियांत्रिकी ज्ञान की पुष्टि होती है, यानी कि वो टेक्निकल जानकारी जो है उनको यहाँ पे अब हो चुकी है। इसके बाद में कि ऊंचे नगर और दुर्ग के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, ऊंचे नगर और दुर्ग के अवशेष मिले हैं, जिससे एस आर राव ने क्या कहा है, एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने कहा आपको कि हमारे हड़प्पा के जो नगर है, नगर नियोजन व्यवस्था है, वो ऐसे थी कि ऊपरी नगर निचले नगर ऐसे होते थे हमारे। कई जगह से हमारे तीन तीन नगर भी मिलते हैं, ऊपरी निचले मध्य। तो यानी कि एस आर राव यहाँ पे इनको एक्रीपोलिस की संज्ञा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोमन नगर ऐसे होते थे हमारे, रोमन नगर हमारे ऐसे होते थे, तो हमने उन्हीं की संज्ञा इनको दे दी, उन्हीं की संज्ञा इनको दे दी। तो एस आर राव ने इनको क्या बोला, एस आर राव ने इनको एक्रोपोलिस की संज्ञा इनको यहाँ पे दी भाई। इसके बाद में बात आती है हमारी नई बनावली की, इसके बाद में बात आती है हमारी बनावली की। तो बनावली की जो बात आती है वो देखो भाई, ले लिया हरियाणा का साइट है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसमें खुदाई हुई 1953 में। तो यहाँ पे वॉश बेसिन के साक्ष्य मिल रहे हैं, मिला भाई हरियाणा में वॉश बेसिन के साक्ष्य बनावली से, बताओ मिला कि नहीं मिला? और मिला है तो वॉश बेसिन के साक्ष्य, तो इसका मतलब क्या है कि स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जा रहा है भाई। छोटा प्रदेश, हरित प्रदेश, डेवलप प्रदेश, है ना? अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सच बताऊं ईमानदारी से, है ना, हरियाणा के अंदर अगर कोई पीजीटी लग रहा है
हरियाणा के अंदर अगर कोई पीजीटी लग रहा है तो वो किसी भी दूसरे स्टेट के प्रोफेसर के बराबर है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कहीं भी हो, कोई सा भी लगता हुआ राज्य हो। पीजीटी, अगर हरियाणा में आप प्रोफेसर लग रहे हैं, अगर हरियाणा में आप प्रोफेसर लग रहे हैं तो उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब ये है कि वो दूसरे स्टेट की जो इससे भी बड़ी पोस्ट होती होगी यार, है ना? तो मैं, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते मुझे नहीं पता, अनुभव है मेरा ये। आप राजस्थान में लगते हैं, आप एमपी में लगते हैं, आप इधर यूपी में लगते हैं, आप नहीं भाई। सबसे बहुत सारे कारण इसके अंदर होते हैं। एक तो ये है कि आप मान लिया रहने वाले हैं सिरसा के और आपकी जॉब लगी मान लिया पंचकूला, या आप रहने वाले हैं जो है आप रहने वाले हैं सोनीपत के, आपकी जॉब लगी इधर जाके कैथल में, आपकी जॉब लगी इधर जाके कैथल में, तो आप यार मैक्सिमम 2.5-3 घंटे के अंदर से पूरा हरियाणा लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से क्रॉस कर लो, आपको कोई समस्या ही नहीं है। अब मान लिया यूपी में आपने फॉर्म डाला है और आप रहने वाले हैं शामली के और मेरठ के या गाजियाबाद के, और जॉब लगी आपकी जो है मिर्जापुर में या बलिया में या फिर आपका सुल्तानपुर में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जॉब लगी। इतनी तो दूरी हमारे यहाँ से पाकिस्तान की लगती है। यूपी का जो हाई कोर्ट है ना, इलाहाबाद के अंदर है। तो ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से मान लिया शामली से ये इलाहाबाद हाई कोर्ट दूर पड़ता है, इस्लामाबाद पास पड़ता है। तो क्या ही मतलब है उस चीज़ का, इतनी दूर रहना, अलग एकदम बिल्कुल अलग संस्कृति, अलग रहन सहन, अलग। आपके यहाँ तो लगभग रहन सहन एक जैसा सही है सारी जगह ना। तो ये मौका आया है, ये कुछ भी मान लो, सरकार बदल रही है, सरकार मतलब अंतिम समय है, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। इस मौके को जाने मत देना, कस के पकड़ दो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर भाई। अगर लापरवाही करी ना तो ये मौका पता नहीं आपको कब मिलेगा, फिर इधर उधर भटकोगे आप कहीं। तो बनावली, तो वाष्प के साक्ष्य यानी कि सजगता के स्वच्छता के प्रतीक सजी के तिल के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के साक्ष्य मिले हैं, है ना, सरसों के ढेर मिले हैं। तो यानी कि ये कहते हैं कि भाई कृषि प्रधान क्षेत्र रहा होगा बनावली हमारा, है ना। और ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री के साक्ष्य नहीं है, उद्योग के औद्योगिक एविडेंसेस हमें यहाँ से नहीं मिलते भाई। तो औद्योगिक एविडेंसेस नहीं मिलते तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर है, खेती होती है, ठीक है, बड़े स्तर पे होती है बनावली धोलावीरा। ये खगोलीय पर्यवेक्षण शाला के साक्ष्य हमारे यहाँ से मिले हैं, खेल स्टेडियम यहाँ से मिला है, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया आपको आपको मान लिया जाना है यहाँ से, क्या नाम, पानीपत से जाना है, और पानीपत से आपको कहीं भी जाना है, मान लिया रोहतक ही जाना है, कहीं जाना है, इधर उधर जाना है थोड़ा, तो आप हर 10-15-20 किलोमीटर पर आपको मिलेगा ये दिशा है भाई यहाँ से यहाँ जाने की, है ना। आपको मिलता है इंडिकेटर, ये नहीं मिलता है, वो एरो के निशान मिलेंगे, इधर मिलेंगे हमारे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो साइन बोर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। तो वो साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? वो साक्ष्य धोलावीरा से मिल रहे हैं। कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, है ना, वाटर वेस्टिंग सिस्टम। फिर हम कहते हैं राज्यसभा के प्रमाण मिलते हैं। तो राज्यसभा के प्रमाण मिल रहे हैं अगर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट रही होगी, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट रही होगी, प्रशासनिक इकाई यहाँ पे मौजूद रही होगी, जब भी तो हमें यहाँ पे राज्यसभा के प्रमाण हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार वो बता देता हूँ निष्कर्ष, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा वीरेंद्र। कि उपयुक्त नगरों की अपनी विशिष्टता थी, सबकी अपनी विशिष्टता थी भाई। अब बात आती है ना कि लिख दिया, मान लिया आपने बॉडी पार्ट में कितना भी फैक्ट आपने लिख दिया, लास्ट में आता है इसको छोटे से उसमें शब्दों में कैसे पिरोए, छोटे से शब्दों में कैसे पिरोए, लास्ट में रहता है कि नहीं रहता है ये डाउट आप सभी के। तो यानी कि उपयुक्त नगरों की अपनी विशिष्टता थी, इनसे मिले पुरातात्विक अवशेष इनके महत्व को स्पष्ट करते हैं। जो भी हमें देखो, हमने पढ़ा है, पता है कि हड़प्पा सभ्यता हमारा कोई लिटरेरी सोर्स तो है नहीं यहाँ पे, साहित्यिक स्रोत, ये आद्यैतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। तो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें यहाँ से मिलेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज मिलते हैं वो इनकी इंपोर्टेंस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जो एक दूसरे की नगरों की आवश्यकता पूर्ति करते थे भाई, हर चीज हर नगर में। मान लिया औद्योगिक क्षेत्र बनावली नहीं था, चंदूड़ औद्योगिक क्षेत्र है, और कई सारे औद्योगिक क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दूसरे जहां जिसकी जरूरत है वो चीजें आदान प्रदान चल जाती है। परिणाम तो एक बड़े साम्राज्य
रंगनाथ राव के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, रंगनाथ राव के अनुसार, एक बड़े साम्राज्य का रूप इन्होंने ले लिया था। कई नगरों में समानता व अन्य नगरों के चलते स्टुअर्ट पिगट ने इसको केंद्रीकृत सभ्यता माना है। बहुत सारी सिमिलरिटीज जो है इनके सोसाइटी के अंदर हुआ करती थी, और जो बहुत सारी जो सिमिलरिटीज इनकी सोसाइटी में हुआ करती थी, इसका मतलब क्या है? हाँ, सही बात है आपकी, सही बात है, कोई बात नहीं, ऐड कर देंगे उसको भी, परमजीत, ठीक है भाई। राखी गढ़ी को भी ऐड कर देंगे, बनावली को ले लिया लेकिन राखी गढ़ी को ऐड कर देंगे, ये एकदम सही फैक्ट है आपका, इंपॉर्टेंट था वो भी, कोई बात नहीं। इस वैसे इस क्वेश्चन को समझ गए आप अब फुल्ली तरीके से, फुल्ली तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए आप? समझ में आया भाई सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन? बोलो कितनी, हाँ ये बताओ कि कितनी गुंजाइश लगी, कि कितना चेंज करना पड़ेगा आंसर में? ऐसा आपको क्या लग रहा है, जो आपने आंसर लिख के भेजे हैं ग्रुप्स में, करना पड़ेगा थोड़ा सुधार, धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। मेरे दिमाग से निकल गई बात है ना राखी गढ़ी वाली, अदरवाइज मुझे इंडिकेट करना चाहिए था राखी गढ़ी को भी, ठीक है, बट नो डाउट आपको ये चीजें क्लियर आई होगी समझ में ना। अब मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा भाई। तो आप यहाँ पे एक बात समझ गए होंगे दोस्तों, क्या समझे? तो इससे आप एक बात समझे कि शब्दों को ध्यान में रखते हुए, मैप का प्रयोग करते हुए, इंट्रोडक्टरी पार्ट को और जो कंक्लूजन को एक 2 या 3 4 लाइनों में रखते हुए, बॉडी पार्ट को सारी साइड्स तो हम कैसे ले सकते हैं भाई, कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा, या जो है जो है इधर बालू, मिथातल, शीशवल, है ना, बहुत सारी साइट हमारी है, तो हम सबको नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको इंडिकेट किया है भाई। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, चलूं? रेडी? हाँ जी, रेडी सब? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, और उसी में दो आंसर है, मतलब दो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताने हैं, साथ साथ में उत्तर हड़प्पा काल की विशेषताओं के बारे में आपने उल्लेख करना है। अब आपने पिरोना है इसको अपने कीमती शब्दों के अंदर। कैसे पिरोएंगे भाई? किसके यहाँ है नेटवर्क इशू, मेरे यहाँ या आपके यहाँ? आपके यहाँ होगा भाई, यहाँ ठीक है मेरे यहाँ। चलिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कौन से संभावित कारण थे, और साथ ही उत्तर हड़प्पा काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता का पतन 2000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ मानते हैं। हमने पतन की बात लिखनी है, तो पतन की बात लिखेंगे तो उसका पतन हम कहेंगे कि लगभग है कि 2000। ना तो हड़प्पा सभ्यता का पतन एक साथ सारी जगह हुआ, तो आप कहेंगे कि सारी जो नगर है वो एक साथ डिमोलिश हो गई, पतन हो गया, नहीं। वो जो है कर्मिक, कई जगह कर्मिक है, कई जगह आकस्मिक है ना। तो लगभग है कि मोटा मोटा 1800 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व, ये एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जो कुछ नगरों में क्रमिक, वहीं अन्यों में अकस्मात, बनावली व कालीबंगा में भी हुआ, बनावली व कालीबंगा में कुछ नगरों में क्रमिक हुआ। हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, 7 बार खुदाई की, हमने देखा कि भाई क्रम से हुआ।
फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ में अकस्मात हो गया, बनावली और कालीबंगा। इसके लिए जिम्मेदार कारणों को लेकर इतिहासकार मत एक क्या नहीं है, इतिहासकारों में मत नहीं बना हुआ है, मत नहीं है तो उसको लेकर एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या कारण है सभी को पता है। कोई कहेगा कि बाढ़ बाढ़ एक प्रमुख कारण है, कोई कहेगा जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण है, कोई कहेगा महामारी का फैलना एक प्रमुख कारण है। अलग अलग सभी के मत है। इसका क्या मत है, मत को जान लो। ये सब ये फैक्चुअल चीजें हैं कि बाढ़ के कारण पतन हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, तो इसका मतलब ये है, मार्शल ने इसके बारे में जानकारी दी है कि बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण वो पतन आ गया। जिन्होंने मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आने का मत दिया, एसआर राव ने लोथल में यही कारण बताया है और मैके ने चंद्रदुर्गो में पतन का यही कारण बताया है। देखो, मैके चंद्रदुर्गो में कारण बता रहा है, एसआर राव लोथल में बता रहा है और वहीं पे मार्शल ने इनका कारण जो है यहाँ पे दिया। लेकिन दोस्तों, ये कह रहे कि बाढ़ आ गई नदियों में, और कुछ ऐसे भी तो नगर थे जहाँ पे नदी नहीं थी। गुजरात में कुछ ऐसी साइड्स मिलती है जो नदियों के किनारे नहीं बसे हुए थे, तो फिर वहाँ पे वो कौन सी बाढ़ में उजड़े फिर, कहाँ पे बाढ़ आई वो? आप ऐसा कह ही नहीं सकते। ये मतलब हो सकता है कि कुछ भाई कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र रहे होंगे, लेकिन आप उस क्षेत्र को मतलब आप सभी को एक तरीके से यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकते कि भाई बाढ़ से सारे के सारे उजड़े होंगे हमारे हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के, पंजाब के, इधर के क्षेत्र। दूसरी बात आती है कि आर्यों के द्वारा आक्रमण, आर्य द्वारा आक्रमण कि आरपी चंद्रा द्वारा प्रतिपादित है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर भी इसको समर्थन देते हैं कि हाँ भाई हाँ ठीक कह रहा है। तो कौन कह रहा है? आरपी चंद्रा कह रहा है कि आर्यों ने आक्रमण किया। और हाँ में हाँ कौन भर रहे हैं? हाँ में हाँ भर रहे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर महोदय। इस कारण के समर्थन में ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपिया का संदर्भ हड़प्पा से दिया गया है। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हमें, हरियूपिया। हरियूपिया ये बात इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई है कि ऋग्वेद मतलब ये हमें जानने को मिलता है कि ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द आ रहा है। इसका जो उन्होंने आइडिया लगाया ये हड़प्पा ही है कि जो है ये कह रहे हैं कि जो इनका जो पतन हुआ है वो आर्यों के द्वारा आक्रमण के कारण हुआ है। ये बात चंद्रा कह रहे हैं, आरबी चंद्रा। लेकिन जब आप उनके अलग अलग मत पढ़ते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक पीरियड के, तो आप तो कहते हैं कि ऋग्वेदिक लोग मध्य एशिया से आए थे, ऋग्वेद कोई कहते हैं कि ऋग्वेदिक लोग सब सैंतों से थे, कोई कहते हैं अलग अलग। उनके बारे में तो हमें क्लियरिटी नहीं है ना कि कहाँ कहाँ से आए थे, कौन थे, कैसे थे, है ना। और जो चीज़ें हम दोनों में अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, सिमिलरिटीज अलग अलग है दोनों की, मतलब सॉरी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग मिलते हैं। ये तो एग्रीकल्चर सरप्लस मात्रा में है, वहाँ पे वो लोग पशुपालक लोग हैं वैदिक काल के अंदर। तो ये बात लेते हैं। महामारी, कुछ कंकालों के अध्ययन से मलेरिया और एनीमिया रोग की पुष्टि कैनेडी व रोमिला थापर ने की है। कैनेडी हमारे एक है, तो इन्होंने कहा है कि मलेरिया फैल गया है, या रोमिला थापर ने भी हाँ में हाँ भरी है। लेकिन पूरी सभ्यता के अंत का कारण नहीं माना जा सकता कि पूरी सभ्यता में एक साथ जो है महामारी यहाँ पे फैली होगी। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन, गुरदीप सिंह ने कारण कहा है कि जो हमारी जलवायु है वो शुष्क हो चुकी थी। ये तो पहले से थी भाई, ऐसा थोड़ा है। इसके बाद में बीबी लाल आदि ये भी इसी मत को मानते हैं। ये इकोसिस्टम के अंदर डिसबैलेंस होना, यानी कि पारिस्थितिकीय असंतुलन होना, परिस्थिति के अंदर असंतुलन होना। ये कारण किसने माना? फेयर सर्विस ने माना। ये क्या कह रहे हैं? जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण ये चेंज हो गया हमारा। इसके बाद में अन्य कारण में, तो अन्य कारण में कौन कौन से? तो श्री रत्नाकर ने मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मणि के व्यापार के पतन इन्होंने माना है। डीपी अग्रवाल ने दीर्घकालिक सूखा माना है। डेल्स व लिम्ब्रिक ने सिंधु नदी द्वारा मार्ग बदलने का कारण माना है। तो सभी के कारणों को मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। जिसने बाढ़ कारण माना है, जिसने बीमारी मलेरिया को कारण माना है, जिसने जलवायु परिवर्तन को कारण माना है, जिसने पारिस्थितिकी असंतुलन को कारण माना है, तो सारे कारणों को इंडिकेट यहाँ पे कर दिया गया है दोस्तों। इनकी समीक्षा कर लेते हैं। पहले इनकी समीक्षा करेंगे, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग उठाएंगे। समीक्षा करते हैं कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का पतन नगरीकरण के कर्मिक अथवा आकस्मिक पतन की कहानी है। हो सकता है कर्मिक हो सकता है आकस्मिक हो, मिला जुला है, मतलब ऐसा नहीं है एक साथ नहीं हुआ सब कुछ, है ना। इससे ज्यादा कुछ भी कहना यहाँ पे न्यायोचित नहीं है। आपने इसको अपने शब्दों में लास्ट में प्रयोग किया था। ठीक है भाई। अब इसके बाद में कहानी आती है इसका दूसरा पार्ट, उत्तर हड़प्पा काल की विशेषताएं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा मैच्योर हड़प्पा पीरियड एकदम फुल्ली नगर नियोजित व्यवस्था हमारी हड़प्पा सभ्यता में थी। उत्तर हड़प्पा काल के अंदर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है? तो जो परिवर्तन हो रहा है वो नगर से
गाँव की तरफ, क्योंकि नगर उजड़ गए हैं, नगर उजड़ गए हैं। अब नगर उजड़ गए हैं तो इसका मतलब क्या है, कहाँ पलायन करेंगे। कोरोना में जो लोग शहरों में थे वो कहाँ पलायन किए, कुछ दिन गाँव में गए, गाँव की याद आई फिर उनको, है ना, कोरोना टाइम पीरियड गए। तो जब नगर उजड़े तो गाँव के अंदर आए। भाई गाँव में इंडस्ट्री तो है नहीं ना, गाँव में जो है और दूसरे इनकम के सोर्स, तो गाँव में जाएंगे तो भाई वही अपनी पशुओं का, खेती बाड़ी का, इन्हीं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ग्रामीण सभ्यता धीरे 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 विकसित होगी। तो आप जो कहते हैं ना उत्तर हड़प्पा काल, ये उत्तर हड़प्पा काल का टाइम पीरियड वही है जो आप ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक टाइम पीरियड, उत्तर हड़प्पा काल का भी वही टाइम पीरियड है, लगभग 1500 1600 BC, है ना। जो ये यूपी से खुदाई हुई है, आलमगीरपुर बना, ये आलमगीरपुर, हुलास, मंडी, सिनोली, ये सब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि नगरों के पतन के पश्चात सभ्यता परिवर्तित रूप में चलती रही, परिवर्तित, नगरों से ग्रामीण की ओर पलायन हो गया। इसी चरण को उत्तर उत्तर हड़प्पा काल या परवर्ती हड़प्पा काल या उप सिंधु संस्कृति इसको कहा जाता है। उप सिंधु संस्कृति इसको कहा जाता है, जिसमें कुछ विशेषताएं हमारी दी गई है। क्या विशेषता है कि नगरीकरण के तत्वों का लोप क्रमिक रूप से होने लगा। जो नगर थे अभी वेल सिविलाइज नगर, लंबी हमारी जो सड़कें थी, हमारी जो नालियाँ थी प्रॉपर तरीके से, अब वो लोप उनका हो गया है ना। अब गांव की ओर ही पलायन कर गए। कृषि का विविधीकरण हो गया, यानी कि मतलब अब गांव में गए तो दिमाग लगाएंगे तो नई नई एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी भी आएगी, एग्रीकल्चर में हम दिमाग लगाएंगे तो खेती करेंगे दबा के। गांव की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। हड़प्पा शिल्पियों से संपर्क बने रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहन हुआ, क्योंकि हमें नगर से आए हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो गांव में शुरू करेंगे अपने रोजगार को भी। परिणाम से तांबे व पत्थर के बेहतर उपकरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गैरिक मर्दबान के साथ से मिलते हैं हरियाणा पंजाब से। अब आप कहेंगे मर्दबान वाली कहानी मैंने आपको क्लास में बताई हुई है कि उत्तरी काले पोलिस मर्दबान कहाँ से मिले, गैरिक मर्दबान कहाँ से मिले, चित्रित दूसरा मर्दबान कहाँ से मिले, पेंटेड ग्रे वेयर, सारी कहानी मैंने बताई हुई है। गैरिक मर्दबान यानी कि ओसीपी। गुजरात में बस्तियों की संख्या में व्यापक विस्तार हुआ, गुजरात में। अतः कह सकते हैं कि नगरों के पतन के पश्चात भी हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक तत्व ग्रामीण जीवन में अस्तित्व में रहे। भाई हमने नगरों का पतन होगा, मैच्योर हड़प्पा का पतन हुआ, तो उत्तर हड़प्पा काल में हम ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक तत्व ग्रामीण जीवन में अस्तित्व में रहे, जो आगे चलकर सामान्य भारतीय जीवन में घुल मिल गए, है ना, सामान्य मिल गए। तो दोस्तों सीधी सी बात और मोटी सी बात यह है कि क्या आप लोगों की कहानी समझ में आई पूरी? क्या आप लोगों की आज की ये क्लास समझ में आई सभी की? ईमानदारी से बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है भाई। टेस्ट लूंगा इसका भी, जैसे स्क्रीनिंग के टेस्ट हो रहे हैं ना, इसके भी टेस्ट लूंगा फिर। हाँ भाई वीरेंद्र सिंह, समझ में आ गई चीजें? गलत जगह फीस तो नहीं फंसाई वीरेंद्र? हाँ जी, राकेश कुमार, पूनम, अनुराधा, डबास, टीना, ज्योति, मोनू, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलो भाई बढ़िया बात है, अगर ऐसी बात है समझ में आ रही है तो समझाते रहेंगे जब तक समझ में आएगी, और जब आप समझदार हो जाएंगे तो समझाना छोड़ देंगे, हैं, जब समझदार हो जाएंगे। और हाँ, वो टेस्ट की बात तो आप लोगों को पता चलेगा ना, टेस्ट की बात तो आप लोगों को पता चलेगा, कल टेस्ट है आप लोगों का, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का टेस्ट है कल 8 बजे, रात रात को 8 बजे। ओके। कोई नहीं, आप इसे, मिलती है भाई ये सब प्रेरणा, आप ही प्रेरणा स्रोत हो हमारे। हाँ भाई, प्रोबिला। चलो भाई ठीक है, बाकी का कल की क्लास का शेड्यूल मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।